छंद की इस ज्ञान धारा में आज जिस छंद के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, वास्तव में अनुष्टुप के उपरांत जिस छंद का कवियों ने भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है वह छंद है मालिनी छंद। शब्दार्थ की बात करें तो मालिनी का अर्थ हुआ माला धारण करने वाली रमणी, कोई ऐसी रमणी जिसने माला धारण की हो। ये छंद जो है वो वसंत तिलका से बड़ा छंद है, क्योंकि यहाँ 15, वसंत तिलका में 14 थे, तो यहाँ 15 अक्षर होते हैं। इसलिए ये जो छंद है, आप जानते हैं कि लंबा जब छंद होता है तो बड़ी बात कहने के लिए कवि के पास एक अवकाश होता है, एक स्पेस रहता है। तो यहाँ पर इस मालिनी छंद में कवियों को एक अच्छा अवकाश प्राप्त हुआ है। ये एक लोकप्रिय छंद है और लंबा छंद है, इसके साथ ही कोमलता के लिए सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे उत्तम छंद है। इसीलिए कवियों ने रूप का, सौंदर्य का वर्णन जो है वो मालिनी में किया है। न केवल सौंदर्य का, गंभीर विषयों को भी मालिनी में पिरोने का कवियों ने काम किया है। सौंदर्य का, आकर्षण का, प्रकृति का, यहां तक कि स्तुतियां जो हैं वो भी, मतलब ये मान के चलिए कि कोई विषय नहीं है जो मालिनी में न वर्णित किया गया हो। और इसका प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस छंद में मधुरिमा बहुत है, बड़ा मधुर छंद है। इसको सुन के ही ना कान जो है वो निर्मल हो जाते हैं। तो शायद कवियों को लगा कि हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे काव्य को अधिक पढ़ा जाएगा, इसलिए इस मधुर छंद का प्रयोग जो है, क्या कालिदास, क्या भारवी, कोई कवि नहीं है जिसे इस छंद का प्रयोग नहीं किया होगा। और आप अचंभित होंगे कि 7वीं शती में एक महाकवि हुए हैं माघ, जिनकी कृति का नाम है शिशुपाल वधम। उस शिशुपाल वध का जो 11वां सर्ग है, जहां पर सुबह सवेरे का वर्णन किया, प्रभात वर्णन जिसको बोलते हैं, वो 11वां सर्ग पूरा का पूरा मालिनी में लिखा गया। आज तक आपको ये उदाहरण नहीं मिला होगा कि कोई मालिनी छंद में पूरा का पूरा सर्ग जो है वो मालिनी में लिखा गया हो। तो माघ ने तो पूरा का पूरा सर्ग जो है वो मालिनी में लिखा है। तो ऐसा ये मालिनी छंद है जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे, इसका लक्षण भी हम समझेंगे। आइए हम इसका लक्षण देखते हैं। इस लक्षण का, जो मालिनी छंद का लक्षण है, इसका हम सबसे पहले उच्चारण वाचन करते हैं। बड़ा सुंदर, बड़ी इसकी लय है। न न माया युतेयं, न न माया युतेयं मालिनी भोगि लोके, न न माया युतेयं मालिनी भोगि लोके। न न मय, इस लक्षण में हमें पहला जो अक्षर दिखाई दे रहा है वो न अर्थात नगन। न अर्थात 2 नगन चाहिए, उसके उपरांत मगन। न म य युतेयम, अर्थात 2 य से युत होता है। किससे युत होता है? एक न, फिर म, और उसके बाद 2 यकार, 2 यगण होने चाहिए। दूसरा युत जो है यहाँ पे युतेयम, न म य, ठीक है, 5 हो गए ना। इनसे जो युत होता है उसे क्या कहते हैं? मालिनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये गण किए मैंने। न म य युतेयम, इन 5 से जो युत होता है उसे क्या कहेंगे? मालिनी। ठीक है जी। तो 5 गण, और देखो 15 हैं, तो इसलिए हमें अब एक्स्ट्रा कोई बचेगा नहीं, क्योंकि 5 या 15, 5 गणों में ये पूरा छंद जो है वो कवर हो जाता है। इसमें 5 गण है और आगे 2 शब्द मिल रहे हैं। क्या शब्द मिल रहे हैं? क्या दिख रहे हैं आपको? भोगी, लोकी, और 2 शब्द हैं। तो पुट संख्या विधि जो है हमारे संस्कृत में है,
ज्योतिष में भी है, साहित्य में है कि शब्द कह के आपको संख्या बताई जाती है। रस कहीं बोला होगा तो उससे 6 का अर्थ आपके पास आ जाएगा, है ना। लोक कहा होगा तो 7 अर्थ आ जाएगा। वैसे भोगी शब्द आया है तो भोगी का अर्थ होता है सर्प। अब आप सोचेंगे कि सर्प कैसे हुआ, तो प्रजापति और कद्रू से, एक पौराणिक कथा है कि प्रजापति और कद्रू से 8 सर्पों का उत्पत्ति हुई। 8 सर्पों की उत्पत्ति, उनमें प्रमुख जो हैं वो शेषनाग हैं, अनंत हैं, वासुकी, वासुकी आपने सुना होगा, और भी तक्षक इत्यादि कई, तक्षक का वर्णन जो है वो भागवत में भी आता है। तो इस तरह से 8 जो हैं वो सर्प हुए, तो इसलिए भोगी का अर्थ हुआ 8। ठीक है जी, तो भोगी का अर्थ 8 हुआ और लोक जो है वो 7, और 8 और 7 जोड़ के हमारे पास कितने हुए, 15। ठीक है जी, तो 15 वाले छंद में 8 पे हमें रुकना है, अर्थात 5, 6, 7 और 8। तो पहला हमारा विराम जो होगा, पहला हम जो श्वास लेंगे, पहली बार जो रुकेंगे वो 8 पे रुकेंगे, उसके बाद पदांत पे रुकेंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक बार सुनेंगे, नमय युतेयं मालिनी भोगी लोके। बड़ा मतलब लंबा छंद है ना, तो इसलिए आधे में भी यति दे रहे हैं, और इसको इसलिए यति के कारण ये बहुत सुंदर हो जाता है। तो इस तरह से हमने भोगी और लोक में रुकना है।